हेलो बच्चों, डायमेंशन के सेकंड एप्लीकेशन पर कंटिन्यू हम काम कर रहे हैं। और कल जो हमने आपको बताया था सेकंड एप्लीकेशन पर जो काम करके हम आपको दिए थे, मैंने कहा भी था कि नीट में इस तरह का सवाल आया है और आता है जनरली। अभी देखिए, दो क्वेश्चन उसी पैटर्न पर सेकंड एप्लीकेशन पर, बहुत रिसेंट क्वेश्चन नीट 2024 में और थोड़ा सा पुराना 2006 में, ये दोनों क्वेश्चन सेकंड एप्लीकेशन का है। और कितनी कुशलता से जब आपने इसको समझ लिया होगा, अगर आपने वीडियो को सही तरीके से देखा होगा और उसको समझने की कोशिश की होगी, तो मैं आपको ये बराबर बताता हूं कि आप जो मेरे साथ बैठ करके फिजिक्स पढ़ रहे हैं और सीखने की कोशिश कर रहे हैं, इतना आसान तरीके से इतने बड़े बड़े कॉन्सेप्ट को हम सिखा रहे हैं, इसका अंदाजा अभी आपको नहीं चलेगा। क्योंकि आपको एक बात पता होना चाहिए कि माँ बाप के होने का एहसास किसी को नहीं होता है, माँ बाप के नहीं होने का एहसास होता है। जब वो नहीं होते हैं आपके जीवन में, तब पता पड़ता है कि वो होते थे तो जिंदगी कैसी चलती थी। एक बार आप इस चैनल से जब जुड़े हुए हैं तो आपने पूरी तरह से, ये प्लेटफॉर्म खुला हुआ है, ये तो खुला हुआ है ही, पूरा यूट्यूब का पूरा फील्ड खुला हुआ है। आप ऑनेस्टली अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो चाहे वो ब्रांड कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो, आपको उस पर नहीं जाना है। सिर्फ ये समझना है कि फिजिक्स यहाँ सबसे बेहतर सिखाया जाता है। आइए सवाल करते हैं। ये तो मोटिवेशन लगातार हम आपको देते ही रहते हैं और आपको भी उसको फॉलो करना चाहिए। खैर, जब तक आपके दिमाग पर इस बात का एक गहरा विश्वास नहीं, भरोसा नहीं जमेगा, तब तक जो है बहुत मजबूती के साथ आप जुड़ेंगे नहीं। पर जुड़ते जा रहे हैं लोग, आप भी हैं और हम भी हैं। समय तो लगता ही है हर चीज को डेवलप होने में, और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। शायद ये प्रयास सफल भी हो रहा है। ये सवाल कहता, लेकिन थोड़ा सा नया प्रॉब्लम है। अ फोर्स डिफाइंड बाय एफ इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी acts on a particle at a given time t, the factor which is dimensionless। थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। मैंने तो कहा कि नीट का क्वेश्चन प्रेजेंस ऑफ माइंड से बनता है, आपको तो ये मैंने कितनी बार कहा है और लगातार भी कहते रहेंगे। तो डायमेंशनलेस, द फैक्टर व्हिच इज डायमेंशनलेस इफ अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट्स इज, यानी इस चारों में से सही एक ऐसे ऑप्शन को चुनना है जो डायमेंशनलेस फैक्टर दे रहा हो, जबकि अल्फा और बीटा के पास डायमेंशन है। और कैसे है, आइए देखते हैं। सेकंड एप्लीकेशन से सॉल्यूशन फटाफट लेते हैं इसका, पर आपको सिखाते हुए सबसे पहले आप इस इक्वेशन को ध्यान दीजिए। एफ जो है ये फोर्स है, ये सवाल कह दिया है। तो अल्फा टी स्क्वायर एंड प्लस बीटा टी, आपको कुछ नहीं करना है, अल्फा और बीटा का डायमेंशन निकाल लेते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या करना है। फोर्स जब आपके पास है तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला तो अपन को मालूम है कि ml T⁻⁻² होता है, ये बात मालूम है। और जब ये पता है तो इसके हेल्प से होमोजेनिटी का प्रिंसिपल जो कहता है सेकंड एप्लीकेशन से, सेकंड ये राइट साइड में भी हमको फोर्स मिलेगा। और अगर राइट साइड में फोर्स मिला तो इस हर टर्म फोर्स होगा, और जब हर टर्म फोर्स होगा तो अल्फा टी स्क्वायर और बीटा टी, इस दोनों का डायमेंशन किसका होगा? फोर्स का डायमेंशन होगा। तो आइए करते हैं कि अल्फा टी स्क्वायर का डायमेंशन अपन को ml और T⁻⁻² मिलने वाला है। तो यहां से डायरेक्ट अल्फा का डायमेंशन हम निकाल पाएंगे, जो होगा ml T⁻⁻² एंड डिवाइड बाय टी स्क्वायर। तो कुल मिलाकर के इसका जो डायमेंशन मिलेगा वो होगा ml और T⁻⁻⁴, यानी अल्फा का डायमेंशन हमने लिया तो हमें प्राप्त ये हुआ। अब देखिए, उसी तरह से बीटा टी का भी डायमेंशन फोर्स का डायमेंशन होना चाहिए। तो बीटा टी का डायमेंशन जो है वो भी होगा कितना? ml और T⁻⁻² के बराबर। तो यहां से बीटा का डायमेंशन हमारे पास मिल गया, जो होगा ml T⁻⁻² एंड डिवाइडेड बाई टी। क्योंकि टी टाइम है, सवाल ने टी को टाइम बोला है, तो इसमें परेशान नहीं होना है। तो यहां से क्या हो जाएगा, जो डायमेंशनल फार्मूला मिला हमारे पास वो मिला ml और T⁻⁻3। बस काम बन गया हमारा। अल्फा का डायमेंशन पता है, बीटा का डायमेंशन पता है, अल्फा बीटा को डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपके पास। तो आइए, इसीलिए
अल्फा और बटा बीटा का जो डायमेंशन हम लोग चेकआउट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, अल्फा का डायमेंशन कितना है m l और t टू दी पावर -4 एंड बीटा का डायमेंशन है m l t टू दी पावर -3। सो ये आपको कटापीटी करने के बाद जो मिलने वाला है वो ये है t टू दी पावर -1, यानी ये 1/t है। ओवरऑल देखें तो अब बस हो गया कहानी। सो आपको चूंकि राइट साइड में डायमेंशन लेस फैक्टर चाहिए तो राइट साइड में 1 कर देते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सो अल्फा इंटू टी बटा बीटा इक्वल टू 1। तो ये टर्म जो मिल रहा है ना, ये हमको डायमेंशन लेस फैक्टर देने वाला है। तो इस हिसाब से अल्फा टी बाय बीटा ये हमारा जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। और आपको अगर चेक करना है तो चेक कर सकते हैं, डायमेंशन लेस का मतलब डायमेंशन नहीं हो, तो ऐसा करते हैं, अल्फा का डायमेंशन मालूम है, बीटा का डायमेंशन मालूम है, और टी से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं कि हम लोगों ने सही किया या गलत किया, क्योंकि हर तरह से हमें परफेक्ट होना है। अल्फा का डायमेंशन मालूम है ml t टू दी पावर -4 एंड बीटा का डायमेंशन है ml t टू दी पावर -3। ऊपर में आप एक टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जैसे टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, ml t टू दी पावर -3 हो जाएगा और ये कट जाएगा, तो फैक्टर हमारा डायमेंशन लेस हो जाएगा। आई बात समझ में। इसी तरह से थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो सवाल बनता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो दिमाग आए अपने पास तब तो, कहां से आएगा, एनालिसिस से आएगा, एलन एकेडमी 24 के प्लेटफॉर्म पर आएगा, क्योंकि यहाँ बेसिक से चीजें सिखाई जाता है। एंड आपके सामने में नीट लेवल का क्वेश्चन है, नीट लेवल का नहीं है बल्कि डायरेक्ट नीट का प्रॉब्लम है। और ये इसलिए नहीं क्योंकि आपको इससे पहले सेकंड एप्लीकेशन पर मैंने काम करके दिया हुआ है, तो उसके नजर से अगर आप इसको देखें, ये सवाल आपके लिए बच्चे वाला सवाल हो जाएगा। तो ये चीज तो आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा, आ भी गया होगा, नहीं आगा तो बार बार रिपीट करके इसको पॉज करके देखेंगे, समझेंगे। अब चलते हैं सेकंड प्रॉब्लम की ओर। इसको मैं थोड़ा इरेज करता हूं क्योंकि इसको आपने सीख लिया। तो पहला प्रॉब्लम ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है आपके सामने। अब सेकंड प्रॉब्लम की बात अगर करूं मैं, तो सेकंड प्रॉब्लम जो है आपको कैसे सॉल्व करना है वो भी बहुत आसान है, इसमें भी कोई लोचा नहीं है, क्योंकि दिमाग से ही चीजें चलती है। और ये भी देखिए क्या है, ये नीट 2006 जिसको AIPMT भी कह सकते हैं, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट का क्वेश्चन ये 2006 का है। जेई मेन के क्वेश्चन भी हैं अपन के पास, तो उस पर भी काम करेंगे। आप ये मत समझना कि नीट के प्रॉब्लम पर काम करके दिया जा रहा है, और उसके हट करके भी कुछ अच्छे अच्छे प्रॉब्लम हैं, अपन मैंने करेंगे उस पर काम। तो इसके लिए चिंता नहीं करना, आपको सीखने के लिए प्रयास करना है। अभी अभी नेक्स्ट एप्लीकेशन का भी टाइम आने वाला है। तो ये क्या कहता है, सवाल को पढ़ते हैं पहले कि द वेलोसिटी v ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाई v इक्वल टू at प्लस b बाई टी प्लस सी। आपको याद होगा इससे पिछले वीडियो में हमने आपको इस तरह का फैक्टर सॉल्व करके दिया हुआ है सेकंड एप्लीकेशन में, where ABC are constants then dimensions of ABC are, ये है तो तुरंत होगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अब हमारे पास क्या है, v इक्वल टू AT एंड प्लस b बाय टी प्लस सी। आपको तो पता है कि लेफ्ट साइड में क्या है, वेलोसिटी है। ये सवाल लिख रहा है ना कि जो v है वो क्या है, वेलोसिटी है। तो डायमेंशन किसका देगा, ये वेलोसिटी अगर है तो डायमेंशन तो वेलोसिटी का देगा। तो ये क्या होगा, एल टी टू दी पावर -1। कुछ बेसिक डायमेंशन याद रहना चाहिए, और इतना प्रैक्टिस करने के बाद है ना, नहीं याद हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब राइट साइड में भी ये टर्म क्या होगा, ये भी आपको वेलोसिटी देगा और ये भी टर्म वेलोसिटी देगा। तो इसका मतलब है कि एटी का डायमेंशनल फार्मूला वेलोसिटी का होगा, तो यहां से ए का मिल जाएगा, लिखेंगे। इसीलिए ए एंड टी का जो डायमेंशन होगा वो एल टी टू दी पावर -1 के इक्वल होगा। तो यहां से ए का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल टी टू दी पावर -1 डिवाइडेड बाय टी, ये हो जाएगा एल और टी टू दी पावर -2। तो एल टी टू दी पावर -2 यहां आ रहा है, एल टी टू दी पावर -2 यहां आ रहा है। तो कम से कम इतना तो पकड़ में आ रहा है कि ए और सी में से ही कोई आंसर होगा। नीट के क्वेश्चन को सॉल्व करने का यह भी तरीका है
कि अगर मान लो टाइम सेव करना है तो पहले एक ऑप्शन अगर हमारे पास आया, अगर वो कॉमन आ रहा है तो एक स्टेप और बढ़ जाइए। आइए, जब यहां से हम देखेंगे तो हमको टी प्लस सी, मैंने कहा था ना कि जहां पर प्लस या माइनस, जिसमें चाहे न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो, पहले वहां पर होमोजेनिटी के प्रिंसिपल का उपयोग कीजिए। तो जब करेंगे तो आप देखिए कि टी सी के साथ जुट रहा है, इसका मतलब सी का डायमेंशन जो होगा वो टाइम का डायमेंशन होगा, क्योंकि टाइम में टाइम ही जोड़ सकते हैं। तो क्या होगा, डायमेंशन ऑफ सी ऑटोमेटिकली आपको टाइम का डायमेंशन दिया, तो सी का डायमेंशन टी का डायमेंशन आना चाहिए, है ना। ये देख लीजिए, यही ए नंबर का ऑप्शन सही होने की संभावना है। और अब जब ओवरऑल जाएंगे तो नीचे तो टाइम का डायमेंशन मिला, अब टी प्लस सी से कोई लेना देना नहीं है। अब क्या होगा, इसीलिए डायमेंशन ऑफ बी बटे टी का वैल्यू आएगा एल और टी टू दी पावर -1। सो यहां से बी का जो डायमेंशन होगा वो एल टी टू दी पावर -1, और इसमें टाइम से मल्टीप्लाई करोगे ये मर जाएगा, यानी डायमेंशन एल का होगा। सो ए का डायमेंशन एल, ये एल टी -2, बी का डायमेंशन लेंथ और सी का डायमेंशन टाइम का। सो दिस इज ए ऑप्शन जो 100% करेक्ट है। और इसीलिए मैं आपसे बार बार ये गुजारिश करता हूं, ये आपसे मैं रिक्वेस्ट निवेदन करता हूं कि आप जब कभी भी फिजिक्स को पढ़ें तो अपने आप को पूरी समर्पण के साथ रखें सामने में, और पूरी ईमानदारी के साथ उस पर मेहनत करें। जितना आप पढ़ते हो उतना एनालिसिस करो, प्रॉब्लम पर खुद सोचो, आपको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। जब तक आप सहारों के बल पर चलते रहेंगे, जब तक आप हेल्प लेते रहेंगे, बैग कॉपी लेकर के जब तक दौड़ लगाते रहेंगे और खुद को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, फिजिक्स तो कम से कम आप नहीं सीख सकते हैं। और जब फिजिक्स आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा तो रिजल्ट नहीं होगा, नहीं होगा और नहीं होगा। इसीलिए मैं बार बार, मैं इसलिए नहीं, ये कोई ईगो की बात नहीं है, जो सच्चाई है, जेई और नीट के फील्ड में फिजिक्स का बेहतर होना बहुत जरूरी है। और इसीलिए सबसे बेहतर लर्निंग हम आपको देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप फिजिक्स को सीखते रहिए, लगातार आगे बढ़ते रहिए। अब चलिए, प्रॉब्लम तो और भी हम आपके लिए बहुत सारा लाने वाले हैं, उसकी चिंता नहीं करें, पर थोड़ा सा कुछ आज नया भी करके देखते हैं। और नया इसलिए क्योंकि थर्ड एप्लीकेशन का समय अब आने वाला है। तो अब आज बात करते हैं थर्ड एप्लीकेशन की। थर्ड एप्लीकेशन की बात कर लूं, और जब थर्ड, जैसे जैसे एप्लीकेशन अब बढ़ेगा ना, वैसे वैसे आपका जो है इंटरेस्ट सब्जेक्ट के साथ बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि नई बातें आप सीखेंगे, बड़ा मजा आने वाला है। बहुत खूबसूरत है थर्ड एप्लीकेशन। सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न एप्लीकेशन नंबर 3। ये एप्लीकेशन नंबर 3 जो है ना, ये बहुत खूबसूरत है। बोला सर ये खूबसूरत वाली बात, भाई साहब लर्निंग में भी खूबसूरती होती है ना। लर्निंग में भी खूबसूरती होती है। जब खूबसूरत शब्द कहने से आपका दिमाग तीसरी दुनिया में घूमने लगता है, तो वो बात तो है ही अपनी जगह पर, साथ में अपने लर्निंग की खूबसूरती पर भी आप गौर करें। थर्ड एप्लीकेशन कहता है कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को एक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट से दूसरे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में कन्वर्ट करने की नौबत आए, तो ऐसा करने के लिए भी हम डायमेंशनल एनालिसिस का उपयोग करते हैं। सो लिखते हैं हम लोग, टू कन्वर्ट द यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट टू द अदर, वी कैन यूज द डायमेंशनल एनालिसिस। सो दिस इज द थर्ड वन। नाउ टू कन्वर्ट the units of physical quantities, भौतिक राशियों की इकाइयों को, physical quantities from one system of measurement
टू द अदर सिस्टम वी कैन यूज द डायमेंशनल एनालिसिस। एक एक लाइन महत्वपूर्ण होगा। एक वक्त आएगा जब आपको सिर्फ और सिर्फ यही प्लेटफॉर्म सुंदर फिजिक्स की भाषा, बेहतर लहजा और परफेक्ट कॉन्सेप्ट डिलीवर कर रहा है। बस आपको इसको महसूस करने की जरूरत है। सो कहता टू कन्वर्ट द यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट टू द अदर सिस्टम वी कैन यूज द डायमेंशनल एनालिसिस। कैसे? तो सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी चाहिए, एक बात है, मैं एक छोटा सा चीज लिख रहा हूं, छोटा सा। देखो, मैं कहता हूं कि मेरे को किसी ने कहा कि भाई साहब 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर के होता है। चलिए, बस इतना अगर आप समझ लिए ना तो समझ लीजिए कल्याण हो गया। थर्ड एप्लीकेशन नाउ कम टू द पिक्चर। ये एप्लीकेशन नंबर कितना है? 3 है। ये थर्ड एप्लीकेशन है। बोलो कैसे? आप समझो बात को। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि 1 मीटर जो है ना, ये लेंथ का एक एग्जांपल के तौर पर मैंने लिया है और इसी से फार्मूला डेवलप कर लेंगे। 1 मीटर लेंथ है। अच्छा, आप ये भी महसूस करेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज के जो यूनिट होते हैं वो, और ये भी क्या है? लेंथ है। अगर ध्यान से देखें तो यूनिट का सिस्टम चेंज कर रहा है, फिजिकल क्वांटिटी नहीं चेंज कर रही है। क्योंकि 1 मीटर भी लेंथ का यूनिट है और 100 सेंटीमीटर भी लेंथ का ही यूनिट है। पर अंतर क्या है आप समझेंगे थोड़ा सा। ये है एसआई सिस्टम में और ये है सीजीएस सिस्टम में, है कि नहीं? एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। ये तो एक बात हो गई। अब दूसरी बात क्या है वो गौर से समझना है कि मैंने यहां 1 मीटर लिखा है तो यहां मुझे 100 सेंटीमीटर आया है। मैं कहता हूं कि 1 को मैं न्यूमेरिकल वैल्यू के रूप में n बोल देता हूं और इस मीटर को मैं u बोलता हूं, या और यहां पे मैं इसको n बोलता हूं और इसको मैं u बोलता हूं। u फॉर यूनिट, n फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू, यहां भी n और u। थोड़ा सा यहां फ्रेश देखते हैं। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। मैंने यहां n लिखा, यहां u लिखा, n लिखा, u लिखा। तो सर दोनों तरफ एक जैसा चेंज करेंगे अभी। अब चूंकि चीजें बदली हुई हैं तो थोड़ा सा न तो न्यूमेरिकल वैल्यू मैच कर रहा है ना ही यूनिट मैच कर रहा है। तो मैं इसको n1 u1 लिख देता हूं और मैं इसको n2 u2 लिख देता हूं। थोड़ा सा कुछ तो अलग अलग तो है ही दोनों, पर खूबसूरत बात यह है कि n1 u1 बराबर है किसके? n2 u2 के। आ गया। और सबसे इससे भी सुंदर चीज इसमें क्या है कि n प्रोपोर्शनल है 1/u के। ये भी याद रखने वाली बात है, ये भी पूछा जाता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में। एंड दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर न्यूमेरिकल वैल्यू कम होगा तो यूनिट बड़ी होगी। मीटर है ना, लेंथ के लिए मीटर बड़ी इकाई है, सेंटीमीटर उससे छोटी इकाई है। तो जब न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा होगा तो इकाई बड़ी होगी और जब न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा होगा तो इकाई छोटी होगी। यानी न्यूमेरिकल वैल्यू और इकाई में इनवर्स रिलेशन है, रेसिप्रोकल है, ये है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती कह सकते हैं। लेकिन इस रिलेशन ने हमें ये जो संबंध दिया है, ये संबंध रामबाण का काम करता है यूनिट चेंज करने में, फिजिकल क्वांटिटी का एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में।
क्लियर। अब आइए इस पर तो और क्लासिकल प्रॉब्लम सब हम लाएंगे आपको, पर आज हम इसको सिर्फ समझ लेते हैं। सपोज कीजिए छोटा सा मैं एक क्वेश्चन लेता हूं कि 1 न्यूटन और इक्वल टू, यहां खाली जगह है और सीधा छोड़ दीजिए सीजीएस यूनिट, कितना सीजीएस यूनिट होएगा। ये मान लो एक सवाल मेरे पास आया कि 1 न्यूटन कितने सीजीएस यूनिट के बराबर होगा, या 1 न्यूटन का वैल्यू सीजीएस सिस्टम में कितना होगा। ये क्वेश्चन है, मान लेते हैं ये क्वेश्चन है 1 न्यूटन इक्वल टू, मान लेते हैं खाली जगह है, कितना सीजीएस वैल्यू, सीजीएस यूनिट कितना वैल्यू देगा इसको। तो करना क्या है, ये जानना पड़ेगा आपको। यूनिट यहाँ सिर्फ फॉर्मेलिटी है, इसके अकॉर्डिंग हमें डायमेंशन पर गेम करना होता है। तो यहाँ न्यूटन को पहचानना होगा कि ये किस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है, क्योंकि वो जब पता पड़ेगा ना, उससे क्या करेंगे हम लोग, डायमेंशन निकाल लेंगे उसका। जो डायमेंशनल फॉर्मूला मेरे पास आ जाएगा तो फिर काम हमारा बन जाएगा। कुछ नहीं करना होता है, जो गिवन सिस्टम है वो लेफ्ट साइड में और जो डिमांड है वो राइट साइड में, तो सब कुछ हमारा एज इट इज है, कहीं पूरा परेशानी नहीं है। देखिए न्यूटन किसको शो करता है, फोर्स को, और फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का जो डायमेंशन होता है वो होता है कितना, ml/10⁻⁻² के बराबर। बस आपको कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूला का इंप्लीमेंट करेंगे। आप इसको पॉज करके चीजों को लिख लेना है, क्योंकि मेरे पास जगह की थोड़ी कमी पड़ती है, तो मैं इसको फिर से ये करूंगा। आइए देखते हैं, इसको करके हम आपको दिखाते हैं। और आज आप एक अच्छी थ्योरी और अच्छा कंसेप्ट सीख करके जा रहे हैं, तो मुझे भी इस बात की खुशी हो रही है कि आज थर्ड एप्लीकेशन को मैंने बहुत बेहतर परफॉर्म किया। अब क्या करना है, तो देखिए मैं लिखता हूं, इधर मेरे पास एसआई है और इधर मेरे पास सीजीएस है, और मेरे को मालूम है कि 1 न्यूटन इधर है और बराबर हाउ, मतलब कितना होगा इसका सीजीएस वैल्यू। तो क्या करेंगे, हम जानते हैं कि मेरे पास N1U1 इक्वल टू होता है N2U2, है ना। तो N1 का मतलब 1 है, और यहां पे क्या लिखना है, ml और T⁻⁻², ये न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के अकॉर्डिंग डायमेंशन। और आपको तो पता है कि जब सिस्टम आप बदल रहे हैं तो फिजिकल क्वांटिटी तो बदलने नहीं जा रहा है। तो आप इधर आपको N2 का वैल्यू चाहिए, और यहां पर भी आप लिख दीजिए ml T⁻⁻²। तो सर दोनों तरफ तो mlt-2 लिखा, mlt-2 लिखा, तो फिर फायदा क्या है। अरे भाई साहब अब करेंगे ना चेंज, यहां कर देते हैं m1l1t1 और यहां कर देते हैं m2l2t2। सिर्फ टाइम कॉमन है, बाकी मास लेंथ तो दोनों सिस्टम में बदल ही जाता है, आपको भी ये मालूम है। बस आप अब देखें, सिर्फ मैथमेटिक्स इसका बाकी है। ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू m1l1t1 पर पावर -2 डिवाइडेड बाय n2 का तो वैल्यू ही चाहिए, यहां से m2l2 एंड t⁻⁻²। एक साथ ले लीजिए इसको, m1/m2 एक साथ आ गया, उसी तरह से l1/l2 एक साथ आ गया, और यहां पर तीसरा क्या हो जाएगा, t1/t2, t1/t2 पर पावर -2, और ये बराबर क्या होगा। अब इस क्या करते हैं, अब तो अभी तो ये पर्दे के अंदर है, अब इसका ओरिजिनल फॉर्म खोलिएगा तब दिखाई देगा। m1 का मतलब मास, तो यहां लिखिए 1 kg। यहाँ m2 का मतलब मास, तो सीजीएस का 1 ग्राम। देखते चलिए कितना मजेदार तरीके से। L1 का मतलब 1 मीटर, L2 का मतलब 1 सेंटीमीटर, और टाइम में तो भाई साहब कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 सेकेंड आप ऊपर भी लिखिए एंड 1 सेकेंड आप नीचे भी लिखिए, पावर -2 दीजिए, ये खत्म हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको एक समान यूनिट में दीजिए। 1 kg को क्या लिखेंगे, 10⁻³ ग्राम और बटा 1 ग्राम, बहुत बढ़िया। और यहां लिखेंगे 10⁻² सेंटीमीटर एंड डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर। ये देखिए यूनिट खत्म हो गया, और आपको चाहिए था क्या,
न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए था n2 जो आ गया 10⁻³ इंटू 10⁻², कुल मिलाकर कितना 10⁵ और इसलिए आप एकदम मजे के साथ यह कह पाएंगे कि 1 न्यूटन जो होता है ना वो 10⁵ सीजियस यूनिट के बराबर होता है। हालांकि मालूम है हम लोगों को 9th क्लास में भी बताया गया था इसका नाम डाइन होता है, पर ये हमारा इशू नहीं है। किसी को पता है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, लेकिन 1 न्यूटन का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है सीजीएस में वो 10⁵ के बराबर है। तो आज के वीडियो में थर्ड एप्लीकेशन को हमने इसकी लिटरेसी समझी, इसके तरीकों को समझा और फिर अब नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। थैंक यू सो मच।